नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे हैं। 2015 का पेपर है, सितंबर में जो पेपर हुआ था, और उस पेपर में हम लोगों ने पेडागोजी का सेक्शन करना स्टार्ट किया था, जिसका पहला पार्ट मैंने करा दिया है। पहले के 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैंने करा दिया है ऑलरेडी, और आपने नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देख लीजिए। आगे के इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको कराऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पे। यहाँ तक का हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिया था, अब इसके आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये सितंबर 2015 का पेपर है। सारे पेपर आपको जो है प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे जो है वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज़ जो है प्लीज़ जाकर अटैम्प्ट कीजिए। अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया हो तो वहाँ बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऑलरेडी उपलब्ध हैं, और नए टेस्ट सीरीज भी आपको पिछले 2 हफ्ते जो है नहीं आ पाया था, क्योंकि आप लोग का रुझान भी उतना नहीं दिख रहा था। लेकिन जब आप लोगों ने अब बोला कि जो है प्लीज़ सर टेस्ट सीरीज फिर से शुरू कीजिए, तो हम लोगों ने वापस से टेस्ट सीरीज शुरू किया है, ठीक है। तो चलिए जा करके आप लोग टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं लगाया हो तो संडे के संडे अगर आपको टेस्ट सीरीज मिला करेगा, आप जा करके ज़रूर लगाइए। और इसके अलावा बहुत सारे और सारे टेस्ट सीरीज जो है हमारे वेबसाइट पर ऑलरेडी उपलब्ध हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके लगाइए। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसके अलावा बहुत से एग्जाम्स के मटेरियल आपको, सीटेट के भी मटेरियल, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट, मैथ, पेडागोजी और भी बहुत सारी चीज़ें, ईवीएस वगैरह के प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएंगे वेबसाइट पे, जाकर प्लीज़ चेकआउट कीजिए एक बार। पहला है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन है तालमेल बैठाने वाले की, संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की और निर्देशक की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप अपना आंसर, आपको जो आंसर सही लगता है वो करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी, सुगमकर्ता की। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो क्या कहता है कि बच्चे खुद से ज्ञान की रचना कर सकते हैं, ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें जो है इस ज्ञान की रचना करने और अर्थ निर्माण करने की जो क्षमता होती है, उस परिप्रेक्ष्य में बच्चे तो ठीक हैं, लेकिन शिक्षक की क्या भूमिका हुई इसमें? सेंटर में तो टीचर की जगह के बच्चे आ गए, तो शिक्षक की यहाँ क्या भूमिका है? एक सुविधादाता की, यानी कि फैसिलिटेटर की, ठीक है। यानी कि बच्चे को सिर्फ सुविधा प्रदान करना है, बच्चे खुद से ज्ञान की रचना करेंगे। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ध्यान रखेंगे यहाँ नहीं को अंडरलाइन किया गया है। नहीं से, नहीं वाले क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से करना है, वरना फ्री में 1 नंबर चले जाते हैं और आप एक नंबर से लोग के पेपर छूट जाते हैं। तो ये ऐसे टाइप के प्रश्न आपको बहुत ध्यान से करने हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है उच्चतम श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। सेकंड ऑप्शन है उच्च आत्म क्षमता। थर्ड नंबर ऑप्शन है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। और 4 है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3, यानी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं जो हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि कौन सी प्रतिभाशाली बच्चों की जो है विशेषता नहीं है? तो देखिए, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया बिल्कुल जो है, बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो बिल्कुल उच्च मानसिक जो है प्रक्रियाएँ होती हैं, बिल्कुल उच्च आत्म क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। और अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, खुद से समस्या का समाधान करने की क्षमता होती है। लेकिन निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएँ नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में से तो कोई एक ही सही होगा। या तो उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया होंगी, या तो औसत या निम्न श्रेणी की होंगी। तो ये निम्न वाला गलत होगा, क्योंकि वो स्पेशल चाइल्ड है, तो उसमें स्पेशल जो है क्षमता होगी, उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया करने की क्षमता होगी। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय जो होता है उसको लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? क्या कह रहा है कि जो है एक जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है, ठीक है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में जो पूर्व परंपरागत स्तर जो होता है उसके अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति जो है वो निम्नलिखित में से किस तरफ जो है प्रवृत्त होगा, यानी किस तरफ जो है बढ़ेगा वो। आपको जो है, मैं जो है
टॉपिक तो करा ही रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा जब एग्ज़ाम जब आपके नज़दीक आएंगे तो मैं एक एक टॉपिक से आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन करा दूंगा। जैसे कि कोहलपर हो गया, पियाजे हो गए, जितने भी मैं टॉपिक करा भी चुका हूँ उनके भी क्वेश्चन में नए नए क्वेश्चन आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको एक एक टॉपिक का 200 क्वेश्चन आपको करा दिया करूँगा। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि एग्ज़ाम में आपको जो है क्वेश्चन आपको बाहर मिलेंगे ही नहीं, आपको जो है जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको अंदर से ही मिलेंगे, और आप जो है आपको पता भी वैसे नहीं चला है आपने कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं। मैं आपको अलग से मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे करा दिया है। उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर के इतने सारे पेपर करा दिए हैं, सिर्फ आप उनको ही जो लोग तो 120 या 150 क्वेश्चन होते हैं, जिससे मैंने अगर 120 क्वेश्चन भी पर पेपर में कराया होगा, ठीक है, तो बहुत सारे का मैंने इंग्लिश का पेपर नहीं कराया, तो उसका भी अगर जोड़ लें या फिर मैथ का अगर सेशन निकाल लें जो कि संजीव सर करा रहे हैं, ठीक है, तो उसके अलावा भी अगर 100 से 120 क्वेश्चन भी जोड़ते हैं तो अगर मैंने 7-8 पेपर करा दिया है तो 7-8 पेपर में 5 भी पेपर कराया तो 500 क्वेश्चन तो इसी तरह हो गया, 8 पेपर कराया तो 800 क्वेश्चन हो गए। यानी कि आपने 800 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन जितने भी मैंने पेपर कराए हैं वो तो आपको याद होगा ही कि कितने मैंने पेपर कराए हैं, ठीक है। तो वो सारे पेपर जो भी मैंने कराए हैं वो क्वेश्चन यानी कि आपकी मुट्ठी में होनी चाहिए, यानी कि आपको पूरे तरह से उस पर कमांड होना चाहिए। ये मैं करना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य और पारिवारिक अपेक्षाएं। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कोहलबर्ग सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय समय जो है किस तरह प्रभावित होगा वो व्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतर्निहित जो है संभावित दंड है उसके तरफ होगा। अब कोहलबर्ग की थ्योरी क्या है, यहाँ पे जो लोग बहुत तेज होंगे या फिर जो थोड़ा सा भी उनमें जो है अच्छे से वो तैयारी करते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से कोहलबर्ग की थ्योरी वीडियो देखने के बाद तुरंत जाएंगे यहाँ पे नोट कर लेंगे पॉइंट को, और जा करके जब वीडियो देख लेंगे, ये नहीं कि अभी ही चले गए, वीडियो देखने के बाद से आप जाएंगे और कोहलबर्ग की थ्योरी आपको जो है या तो नेट से निकाल के पढ़ लीजिए या फिर आपके पास बुक होगा, गाइड होगा, गेस्ट पेपर जो भी है उसको उठाइए। आपका कुछ नहीं है तो डीएलएड या बीएड का मटेरियल होगा उसको उठाइए और उसमें कोहलबर्ग की थ्योरी देखिए, पढ़िए और समझिए। कहीं नहीं मिलता है तो इंटरनेट, गूगल जो है आपको जो है वहाँ पे सर्च मारिए, वहाँ पे आपको हर प्रश्न का समाधान मिलेगा, आराम से जाइए देखिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत से इससे संबंधित मैंने थ्योरी वगैरह आपको ऑलरेडी वेबसाइट पे डाले हैं, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे सारे पीडीएफ भी मिलती है, सारे वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाती है, जितने भी मैंने टॉपिक कराए हैं सबकी पीडीएफ मैं वहाँ उपलब्ध करा देता हूँ। अगर आपको वहाँ पे पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, वहाँ पे जो है मुझे पर्सनली मैसेज करने का भी ऑप्शन है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षार्थियों जो है अधिगम करता होता है उसकी व्यक्ति की विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, तो क्या चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि यानी एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, और 4 नंबर ऑप्शन है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है, अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आंसर सही होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, ठीक है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन सा सिद्धांत नहीं है। नहीं पे आपको स्पेशल फोकस करना है, क्यों, क्योंकि आपको जो है 1 नंबर फ्री में चले जाते हैं, और जो है बस माइनर आपको लगे, आपको ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं होगा, आता होगा आपको, लेकिन ये चीज़ ध्यान में नहीं आएंगी कि नहीं बोल रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप अंडरलाइन कर भी लिए फिर भी आपको जो है दिमाग से रहेगा कि आप नहीं वाला प्रश्न नहीं है और आप फटाक से गलत करके आ जाते हो। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि कौन सा जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का जो है सिद्धांत नहीं है, देख लेते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। थर्ड ऑप्शन है सभी विकास परिपक्वन और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। और 4 है सभी विकास जो है अधिगम एवं समान गति के से आगे बढ़ते हैं। अब आप जो है आपको किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक करा दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैंने वहाँ पे एकदम जनरल लैंग्वेज यूज़ किया था, और ये मानक भाषा है, यानी सीटेट का लैंग्वेज टफ थोड़ा होता है, आपको पता है सीटेट के पेपर में
थोड़ा सा टफ लैंग्वेज यूज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिन्होंने भी वीडियो देखा है उनके लिए तो ये बहुत आसान होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, सभी विकास या अधिगम जो है वो एक समान गति से तो आगे नहीं बढ़ते। कोई चीज़ जल्दी बढ़ जाती है, कोई चीज़ धीरे बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं और अलग अलग चीज़ों से बढ़ती हैं, अलग अलग स्पीड से बढ़ती हैं, ठीक है, एक समान गति से नहीं बढ़ेंगी। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। थर्ड नंबर ऑप्शन है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। और फोर्थ ऑप्शन है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या सही लगता है। फिलहाल हम लोग आंसर देख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, यानी आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें अंतर्निहित है, यानी शिक्षण अधिगम में आकलन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ऐसा नहीं है कि वो बाहर से कोई चीज़ें जो हैं इसमें ऐड की गई हैं, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, ठीक है। अगले प्रश्न में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सृजनात्मकता से संबंधित है, यानी कौन सा क्रिएटिविटी से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन और अहमवादी चिंतन। तो कौन सा क्रिएटिविटी से संबंधित है? तो आपको जैसे पता होगा, मैंने आपको डिस्कस किया था एक बार ऑलरेडी कि जो है अपसारी चिंतन क्या होता है, अभिसारी क्या होता है। अपसारी यानी जो है आपको जो है मल्टी डायमेंशनल, और अभिसारी मतलब जो है, अभिसारी मतलब क्या होगा? अभिसारी मतलब कोई चीज़ जो है कहीं और से आ करके, अलग अलग चीज़ें आकर के एक जगह फोकस होती हैं, तो वो अभिसारी होती हैं। यानी अपसरित मतलब क्या होगा? अलग अलग दिशा में फैलना, यानी मल्टी डायमेंशनल। और अपसारी मतलब अलग अलग चीज़ें आकर के जब एक पॉइंट पे जो है अलग अलग बिंदु से आती हैं, कोई एक पॉइंट पे जो है फोकस होती हैं, तो वो अभिसारी होती हैं। सामयिक मतलब आपको पता ही है, ठीक है। और अहमवादी यानी कि खुद पे जो है, जो खुद का जो ये होता है चिंतन, खुद से हर चीज़ में खुद अहम, यानी कि अपना जो है बात करना, खुद का ये करना, वो अहमवादी चिंतन होता है। तो कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो आपको करेक्ट आंसर, आपको आप जैसे ही ये चीज़ें आप सुना होगा, आपने तुरंत दिमाग में क्लिक किया होगा कौन सा क्रिएटिविटी से संबंधित है। तो क्रिएटिविटी से संबंधित कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि अपसारी चिंतन। यानी कि जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो मल्टी डायमेंशनल सोचेगा, यानी कि अलग अलग दिशा में सोचेगा, एक किसी भी एक समस्या का वो अलग अलग तरीके से सोच के समाधान करने की कोशिश करेगा। वहीं जो है नॉर्मल एक बच्चा होगा, नॉर्मल बच्चा यानी कि हमारे आपके जैसा नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल ही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है यानी कि एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, वो कोई भी चीज़ कितना दे दो आपको, वो एक ही बिंदु पे वो सोचेगा, वो मल्टी एस्पेक्ट यानी अलग अलग एस्पेक्ट पे वो चीज़ों को नहीं सोचेगा, ठीक है। क्रिएटिव बच्चे का यही खासियत होती है। अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं, यानी कि वाइगोत्स्की जो है उनका स्टेटमेंट दिया गया उनकी थ्योरी का, आपको बताना है कि बच्चे के बारे में जो है, बच्चे के बारे में उनका जो है क्या स्टेटमेंट है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। सेकंड है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। थर्ड नंबर है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब वे प्रयोगशाला में पशुओं द्वारा प्रयोग किया जाए। और 4 नंबर ऑप्शन है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या आंसर लगता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हम लोग जी हाँ बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चे वयस्क और समवयस्कों के साथ जो है सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। यानी कि बच्चे जब बड़े और जो है अपने से बड़े या फिर ज़्यादा जो वयस्क हैं उनसे जो है अंतःक्रिया करते हैं, उनसे उनके साथ रहेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, बैठेंगे, तो वो उन चीज़ों से वो सीखते हैं, ठीक है। सीखने की क्रिया वैसे ही होती है, यानी कि उनमें अंतःक्रिया जब होगी तभी वो सीखेंगे। अगला प्रश्न बढ़ेंगे।
बच्चे जो हैं, बच्चे के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया गया है देख लेते हैं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं, अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अगला ऑप्शन है, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो जो वे बड़े होते हैं उनकी चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। अगला ऑप्शन है, रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिए गए ज्ञान भरा जाता है। और 4 ऑप्शन है, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जल्द ही आपको ये टॉपिक करा दूंगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी बच्चे जो होते हैं वो जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न और हमारा आज का लास्ट प्रश्न, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग 30 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में पेडागोजी के, तो हम लोग 10-10 क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। क्योंकि अगर 30 क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में डिस्कस करने लगूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप उससे बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला प्रश्न है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियाँ करते हैं। सेकंड है, बच्चे की त्रुटियाँ उसके सीखने की जो है सीखने की प्रक्रिया का अंग है, यानी बच्चे गलती करते हैं वो उनके सीखने का अंग है। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे तब त्रुटियाँ करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियाँ करने पर दंड न देता हो। और 4 ऑप्शन है, बच्चों की त्रुटियाँ जो होती हैं वो शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी बच्चों की जो त्रुटियाँ हैं वो उनकी सीखने की प्रक्रिया का अंग है, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पे मैं आपको एक जो है प्रश्न लूँगा, ठीक है, और आप उस प्रश्न का आंसर देना है। प्रश्न आपको जो है इसके पहले वाला जो वीडियो था उससे मैं आपको एक प्रश्न उठा कर दूँगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, इसके पहले वाला जो पहला पार्ट मैंने कराया था 1 से 10 तक का जो क्वेश्चन मैंने कराया था, वो क्वेश्चन अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको प्रश्न का आंसर ऑलरेडी याद होगा और आप कर पाओगे। कमेंट में जल्दी से उसका आंसर लिखिएगा। प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका 4 ऑप्शन है। आपको जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर नहीं लिखना है, आपको आंसर लिखना है। जो भी आंसर है आपको लगता है वो आंसर लिखना है। और आंसर लिखना कैसे है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप नॉर्मल आंसर दे रहे हो या फिर इस प्रश्न का आंसर है? तो उसके लिए आपको लिखना है योर आंसर लिखना है, ठीक है, योर आंसर और डैश दे करके, या फिर योर आंसर लिखने के बाद से अपना आंसर लिख देंगे, समायोजन या फिर जो भी आपको आंसर लगता है, अनुकूलन, आत्मसातकरण, अहम केंद्रिता। इसमें से चारों ऑप्शन में से जो भी आपको आंसर सही लगता है जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।